हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। मिशन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के अंतर्गत हम आज संविधान पर चर्चा करेंगे। आइए हम संविधान पे देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान के निर्माण के बारे में कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार किया गया। जैसा कि आप सभी लोग इस तथ्य से अवगत होंगे कि हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसके आरंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का निर्माण देश के प्रत्येक प्रांत से चुने गए प्रतिनिधियों के संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से एवं 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। यह संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्त किए गए थे। इसके साथ 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब हम जानेंगे देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में कि इस मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल थे। तो सबसे पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। अगला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। तीसरा नाम श्री राजगोपालाचारी, इनके पास शिक्षा था। अगला नाम है इसमें बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा विभाग था। फिर जगजीवन राम, इनके पास श्रम विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास विधि था। जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय। सी.एच. भाभा, खान एवं बंदरगाह। आसिफ अली, रेलवे। लियाकत अली खान, वित्त। अब्दुल रब निस्तार, संचार। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जो कि भारतीय संविधान का आधार बना। आप सभी को मालूम ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य भी थे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिस पर उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया है, क्योंकि सन 1930 से ही 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा की वही अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम इसमें आगे चर्चा करेंगे संविधान की समितियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला समिति है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरा कार्य संचालन, इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी। इसी तरीके से अगला संघ संविधान शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला इसमें मूल अधिकार, अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया वार्ता तदर्थ झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति, एस.सी. मुखर्जी। सदन समिति
पी पट्टाभी सीतारमैया। और सबसे आखिरी में वित्त एवं स्टाफ समिति एन सिन्हा। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान में है, उन विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, आप सभी जानते होंगे कि यह विश्व का सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान है। दूसरा, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। हमारे भारत देश में सभी नागरिकों के पास एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में सभी नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। अब हम संविधान के स्रोत पर चर्चा करेंगे। संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। सभी जितने भी देश थे वहाँ के संविधान में जो जो अच्छी बातें थी अपनाई गई। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में शामिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन। वहीं कनाडा से शक्तियों का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। रूस, मौलिक कर्तव्य। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अफ्रीका, संविधान संशोधन। तो हम देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। फिर इसके बाद अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं न्यायिक पुनर्विलोकन। कनाडा से शक्तियों का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। रूस से मौलिक कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। इसी तरीके से संविधान संशोधन भी पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, यह अफ्रीका से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली ली गई है। अब हम भारत के संविधान की 12 अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम अनुसूची पर चर्चा करते हैं। यह क्या है? प्रथम अनुसूची में यह बताया गया कि भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख है इसमें। वहीं द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। यह द्वितीय अनुसूची में है। इसी तरीके से तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। वैसे ही छठवीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसी तरीके से हम सातवीं अनुसूची के बारे में देखते हैं क्या है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इस सूची में 3 सूचियां शामिल हैं, जिसमें पहली संघ सूची, दूसरा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इसी तरीके से 8वीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसी तरीके से 11वीं अनुसूची, इसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। यह अक्सर पूछा जाता है कि पंचायती राज सूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो यह अवश्य ध्यान रखें। इसी तरीके से यह पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में
कि 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 12वीं अनुसूची में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। ये थी हमारे संविधान की 12 अनुसूची के बारे में जानकारी। अब हम देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह संविधान के भाग 1 में है। यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। इसी तरीके से अगला है नागरिकता। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है, या अनुच्छेद पूछ लिया जाता है नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो यह आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। नागरिकता प्राप्ति के लिए संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त हेतु निम्न प्रावधान किए गए। इनमें सबसे पहला जन्म आधारित, दूसरा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। राजनयिक एवं शत्रु विदेशियों के बच्चे इसके अपवाद है। इसी तरीके से तीसरा वंशानुगत या रक्त संबंधित आधारित। इसी तरीके से तीसरा पंजीकरण आधारित, चौथा देशीकरण, पांचवा नागरिकता के समाप्ति, छठवां परित्याग कर, सातवां वंचित किया जाना, आठवां प्रवासी भारतीय नागरिकता। अब हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। अक्सर मौलिक अधिकार से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार पूछ लिया जाता है कि किस भाग में दिया गया है, या कभी पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, या मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि मौलिक अधिकार संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आइए, मौलिक अधिकार क्या है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान के आरंभिक काल में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। संपत्ति का अधिकार जो है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार के प्रकार, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। इनमें सभी हम 6 प्रकार के अधिकारों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया है। अनुच्छेद 14 में हम देखते हैं क्या दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून बराबर है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या साधारण आदमी, सभी को कानून के एक नज़र से देखा जाएगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 15 में हम देखते हैं क्या है। किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति वह भारतीय नागरिक हो, उसके साथ राज्य, धर्म के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरीके से हम अनुच्छेद 16 को देखते हैं। 16 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। इसी तरीके से 17 में हम देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। यदि कोई इससे अपने जीवन में अपराध आया है या ऐसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
अब हम अगला देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। 19A में देखते हैं क्या क्या है ये। 19A में विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता है। 19B में शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने या सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19C किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता। 19G निवासी स्वतंत्रता। इसी तरीके से अनुच्छेद 20 भारतीय नागरिकों को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। अपराधी को केवल तत्कालीन कानून उपबंधों के तहत ही सजा दी जाएगी। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन एवं सफलता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 का यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 क्या क्या है। तो इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह संविधान के 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है। इसमें अनुच्छेद 23 में यह बताया गया मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध है। इसी तरीके से हम धार्मिक स्वतंत्रता पर देखते हैं। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी तरीके से अनुच्छेद 26 भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं को स्थापना करने, संचालन करने तथा विधि सम्मत संपत्ति अर्जित करने, स्वामित्व रखने तथा नियंत्रण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिकों को किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में वह के लिए निश्चित कर दी गई है, उसे ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निदेशक पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कोई भी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मों का देश को बलपूर्वक छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करेगा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति जो है उसे बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 जो किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकेगा। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद है। इसमें क्या है यह बताते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके बिना संविधान अधूरा है। संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। हम रिट पे बताते हैं कौन कौन से रिट होते हैं। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध रिट, चौथा उत्प्रेषण लेख और पांचवा अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि रिट 5 प्रकार के होते हैं। तो अब हम उन रिटों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले। सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करे, जिससे बंदी बनाए जाने के औचित्य की जांच की जा सके। इसी तरीके से अगला है परमादेश। यह लेख उस पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख हो गया है। अगला इसी तरीके से है प्रतिषेध लेख। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। इस लेख के माध्यम से शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी भी मामले पर कार्यवाही करने से रोकता है। अगला है उत्प्रेषण। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि किसी लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए। अगला है इसमें अधिकार परीक्षा। यह लेख सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा उसे जारी किया जाता है जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन होने के अलावा भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगला हम चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। यह अक्सर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है या कहाँ से इन्हें लिया गया है। तो इस पे आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यह नीति निर्देशक अनुच्छेद आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है संविधान के स्रोत में। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे। इसी तरीके से अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य का दायित्व है कि वह कुछ दशक में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करे। इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 44 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करे। इसी तरीके से अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दे तथा गोवध का प्रतिषेध करे। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका व कार्यपालिका के क्षेत्र को पृथक किया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा मौलिक कर्तव्य है। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो आपको यह जानकारी रखनी होगी यह किस भाग में है। यह भाग 4 क में है। संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इसकी संकल्पना पूर्व सोवियत रूस से ली गई। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया है। यह अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा लिया गया है, तो आपको यह जानना होगा किस समिति द्वारा लिया गया। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। या फिर यह पूछ लेता है यह किस संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है, तो बताना पड़ेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है।
आइए हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? अक्सर मौलिक कर्तव्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, या यह पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, या अक्सर यह पूछ लिया जाता है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे लिया गया, या संविधान के किस संशोधन द्वारा लिया गया। इन सब चीज़ों की आइए हम जानकारी आपको देते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। इस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में नहीं था, यह सोवियत रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है। भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, उनके प्रति दया भाव रखें। भारतीय माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। ये हमारा आज का संविधान का पहला भाग था। आशा है आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।